हेलो। आज अपन नवंबर 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले सारे एग्ज़ामों में इससे रिलेटेड बहुत से सवाल इसी से करंट अफेयर्स से आएंगे। क्योंकि ये नवंबर की है तो नवंबर में शो हो रहा है, तो फिर इसमें अक्टूबर माह की सारी न्यूज़ें, अक्टूबर से पहले सितंबर और अक्टूबर 2 महीनों की लगभग, तो इसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐसे बने हैं जिसको अपन को याद रखने हैं। जैसे अपन विशेषकर यहाँ से देख सकते हैं, फ़ोटो से ही देख सकते हैं, अपन को बहुत सी चीज़ें याद हो सकती है कि अंडर 17 विश्व कप हुआ, ये जीते हैं। ऋषि सुनक बने हैं। बैडमिंटन में मतलब बैडमिंटन में इंडिया का नाम आया है फ्रेंच ओपन में। नोबल प्राइज़ है, खेलो इंडिया पुरस्कार है, नेशनल गेम्स है और ओलंपिक है। ओलंपिक गेम्स हुए, ग्रामीण ओलंपिक गेम्स राजस्थान सरकार के द्वारा, और बेलन डी कोर अवार्ड है फुटबॉल से रिलेटेड। देख लो यहाँ पर विशेष आकर्षण में नोबल पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार है, 32वां बिहारी पुरस्कार है, फ्रांस की पत्रिका का बेलन डी और अवार्ड है, फीफा अंडर 17 विश्व कप है, 36वें राष्ट्रीय खेल है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में भारत का 107वां स्थान है। ये इम्पोर्टेंट है, तो हंगर इंडेक्स से रिलेटेड 107वां स्थान है, पूछ सकते हैं। भारतवंशी ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, ये इम्पोर्टेंट है। ये कौन से नंबर के बने हैं, कौन सी पार्टी के हैं। फिर इंटरपोल ने लॉन्च किया पहला वैश्विक मेटावर्स, अब ये पूछ सकते हैं पहला मेटावर्स किसके द्वारा जारी किया गया। इजराइल व लेबनान के मध्य ऐतिहासिक समुद्री सीमा समझौता, ये यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आरएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछ सकते हैं कि ऐतिहासिक समुद्री सीमा समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है, या इसराइल और लेबनान के बीच में क्या डिस्प्यूट थे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। हंगर रिपोर्ट भी जारी की, 107वीं रैंक, गरीबी सूचकांक भी जारी किया गया, पब्लिक अफेयर इंडेक्स भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने किया मिशन लाइफ का शुभारंभ, अभी किस तारीख को किया गया, लाइफ की फुल फॉर्म क्या है और ये अभियान किससे संबंधित है, 3 सवाल यहीं बन गए। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 कौन से राज्य को कौन सा स्थान मिला है, राजस्थान का कौन सा स्थान है। स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 का अनावरण किया गया, जस्टिस पंकज मित्तल बने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब ये पूछ सकते हैं कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं, ये कौन है, व्यक्तित्व में आ सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या स्टेटमेंट 3-4 स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। इसलिए आइए चलिए अपनी तैयारी चालू करते हैं और ऑल द बेस्ट। ये एक किताब है जिसमें अपन सब कुछ कवर अप हो जाता है, थैंक्स टू अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और जितने पब्लिशर्स हैं जो इतनी अच्छी चीज़ हमें प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ देखिए, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय जोड़ी ने जीता पुरुष युगल खिताब। अभी देखो फ्रेंच ओपन अभी तक अपन किससे संबंधित समझते थे, एक्चुअली अभी तक समझते थे बैडमिंटन, लॉन टेनिस से। इस बार अब इन्होंने किससे करा है, बैडमिंटन से। तो भारतीय जोड़ी ने जीता पुरुष युगल खिताब। किसके से, भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने, जिनको यानी साईराज बोला जाता है, और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 30 अक्टूबर को पेरिस में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में पुरुष युगल खिताब जीता। अब इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता, तो मोस्टली सोचते हैं कि ये नहीं पढ़ा है, आया नहीं है, तो भूल जाते हैं, बैडमिंटन के बारे में कोई सोच नहीं सकता। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। भारतीय जोड़ी ने चीन चाइपे के लू चिंग याओ यांग पोहान की जोड़ी को लगातार सेटों में हराया है। ओके, अब ये सार संग्रह के रूप में, तो इसमें देखिए कि बहुत सारी चीज़ें, तो आप फटाफट मैं रीड कर रहा हूँ, अब बस इनके ऊपर फोकस रहना। केंद्रीय सतर्कता आयोग है, अब ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल से रिलेटेड। तो सतर्कता आयोग ने 31 अक्टूबर से सतर्कता सप्ताह मनाया। तो इसकी थीम क्या है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। अब इसके साथ में अपन क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस की किताब लेके अपन याद रख सकते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किससे रिलेटेड है, कौन से आर्टिकल में, मतलब संवैधानिक है या नहीं है,
गैर संवैधानिक इसकी स्थापना कब हुई, पहले अध्यक्ष कौन है और वर्तमान कौन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने सामने बन सकते हैं। ठीक है, अब नौसेना कमांडर 4 दिवसीय सम्मेलन ये छोड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र शिलान्यास कहाँ पर किया गया, वडोदरा में। जो किस दिन ने पहली और फाइनल बॉल कोलंबिया की टीम को 1-0 से, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो अपन ने पिक्चर देखा था ना, फीफा अंडर-17 विश्व कप का खिताब किसने जीता, स्पेन ने जीता। किसको हराया, कोलंबिया की टीम को, अंडर-17 यानी स्पेन ने जीता। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 को कहाँ किया जाएगा, नांडी, फिजी में। ये इंपॉर्टेंस है, हिंदी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन है, जीके के भी क्वेश्चन है। ये अपन ने पढ़ लिया। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। फिर किस स्थान पर बने भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन। अब सीधा सीधा ऐसा पूछ सकते हैं, भूल भुलैया उद्यान से संबंध कहाँ पर है, एकता नगर गुजरात से, या मियावाकी वन। अब ये ज़्यादातर कौन अपने दिमाग में आता है कि मियावाकी वन, तो अपन अगर नहीं पढ़े तो अपने दिमाग में आएगा कि मियावाकी यानी कि हांगकांग, चाइना या जापान दे सकते हैं। तो पर मियावाकी वन किससे रिलेटेड है, एकता नगर गुजरात में है। अब ब्रिगेडियर जनरल बीजी कृपाराम विच किस देश के पहले रक्षा प्रमुख थे जिनका निधन हो गया। अभी ये कहाँ, सिंगापुर के थे, वो क्या थे, वहाँ के पहले रक्षा प्रमुख थे, ये भारतीय मूल के थे, कृपाराम विच। तो इसलिए इम्पोर्टेंस न्यूज़ में आ गई। और फिर उसके अंदर ब्राज़ील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जैर बोल्सोनारो पराजित कर कौन देश के नए राष्ट्रपति बने, लुला डा सिल्वा। तो अब ये भारत के रिलेशन में बन सकते हैं, ब्रिक देशों के संबंधित है बेस, ये तो फिर इससे इम्पोर्टेंट हो गए, तो इनका भारत के साथ संबंध है, तो वो उन चीज़ों से इम्पोर्टेंस रखते हैं। भारत और अमेरिका द्वारा किस मानवीय सहायता अभ्यास का द्वितीय संस्करण का आयोजन। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, टाइगर ट्रम्प का संबंध किससे संबंध है, तो किससे संबंध है, भारत और अमेरिका के बीच मतलब मानवीय सहायता अभ्यास किया गया, टाइगर ट्रम्प। तो ये अभ्यास वाले श्रेणी में भी अपन पढ़ेंगे, परंतु यहाँ इम्पोर्टेंट ये रखता है टाइगर ट्रम्प। तो ट्रम्प से याद रख सकते हो, ट्रम्प है तो अपन फिर भी याद रख सकते हैं, ट्रम्प जैसे अमेरिका के थे, तो याद रखने के लिए टाइगर ट्रम्प, भारत और अमेरिका के बीच में। ट्विटर के सीईओ कौन थे जिनको इनको हरा दिया, ये मतलब इनको हटा दिया गया, किसके द्वारा हटा गया, इनको एलन मस्क ने इनको खरीद लिया है। तो फिर सीईओ वहाँ के कौन थे, पराग अग्रवाल थे, जो भारतीय मूल के हैं, तो इनको हटा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंस है, पूछ सकते हैं कि ट्विटर के पूर्व सीईओ कौन थे भारतीय मूल के, तो पराग अग्रवाल। अब 3 दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन आकाश फॉर लाइफ का आयोजन कहाँ गया, चलो ये देहरादून है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अक्टूबर 2022 में विश्व ऊर्जा आउटलुक जारी किया गया। छोड़िए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थू गरहिल्फ द्वारा जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 107वीं रैंक मिली है भारत को वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। 19 अक्टूबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नए मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। अब यहाँ अगले हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया। तो अब ये आ सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो ये फिगर जो फिक्स होते हैं, फिक्स 50वां, पहला, 100वां, ऐसे तो फिक्स फिगर्स होते हैं। 50वें मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन बने हैं, धनंजय यशवंत चक्रचूड़। इनके पिताजी भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब इनको देखो किन नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। देश में पढ़ने लिखने व पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। युवा का पूर्ण रूप बताइए क्या है। अब ये युवा कार्यक्रम चालू किया गया, चलो ये समझ में आ गया। अब युवा का पूर्ण रूप पूछ सकते हैं सीधा आपसे, युद्ध पूछ सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। अब ऑथर्स के बारे में युवा से ज़्यादातर आज तक समझ में आ रहा था जो खेल से रिलेटेड। अब खेल से रिलेटेड कोई भी परिभाषा बनी जा सकती है, परंतु यहाँ का युवा 2.0 का संबंध है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स के लिए।
अब ये या तो आपसे सीधा मंत्रालय पूछ सकता है, कौन सा उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। अगर सिर्फ युवा पूछता तो ज़्यादातर क्या होता है कि खेल मंत्रालय पूछ लिया जाता है, परंतु ये किससे रिलेटेड न्यूज़ है, 2 अक्टूबर 2022। ये तारीख याद रखनी है, शिक्षा विभाग याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखनी है। अब आएगी माधव हाडा को उनकी किस कृति के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा 29 सितंबर 2022 को हुई। अब ये माधव हाडा इंपॉर्टेंट हो गए, इनको कौन सी कृति मिली है, 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पचरंग चोला पहर सखीरी, पचरंग चोला पहन सखीरी माधव हाडा। एक दो बार और याद करो, माधव हाडा को 32वें बिहारी पुरस्कार मिला है, पचरंग चोला पहर सखीरी। भारत के वो शतरंज खिलाड़ी जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन से, डी गुकेश। तो डी गुकेश की 16 साल के हैं। तो डोनारुमा ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई थी जिसमें मैग्नस कार्लसन विश्व चैंपियनशिप है उनको पराजित कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27 का आयोजन 6 से 18 नवंबर 2022 को कहाँ किया जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट आया क्योंकि COP 27 किससे रिलेटेड है, UN के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी आयोजन होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो शर्म अल शेख का मिस्र यानी कि इजिप्ट में। वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। अब देखो साहित्य के नोबेल पुरस्कार है, इसका क्वेश्चन हमेशा पूछता है साहित्य क्या हो गया, बुकर क्या हो गया, उसके साथ साथ में अपन माधव हाडा जैसे बिहारी पुरस्कार है, ये इन सब के बीच में कन्फ्यूजन करते हैं और क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए जाते हैं। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की किसको, जो फ्रांस की पहली फ्रांसीसी लेखिका बनी है, कौन है, एनी एरनॉक्स। अब ये प्रस्थान है, प्रस्थान किससे रिलेटेड है, पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा अभ्यास किया गया। अब फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या है, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। भारत का कौन सा शहर 2023 में नए रूप से में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बार चेस में करी, अब अगले साल किसे स्क्वैश है, चेस स्क्वैश चेन्नई में, स्क्वैश चेन्नई, ऐसे याद रखो। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 उज्जैन में उद्घाटन महाकाल लॉक कॉरिडोर को बनाने हेतु बलुआ पत्थर कहाँ से लाए गए, तो ये बंसी पहाड़पुर क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी विवादों में बहुत ज़्यादा चीज़ चली थी, भरतपुर में इसको रोक भी लगी, बनेगा आत्महत्या भी करी। तो ये बंसी पहाड़पुर के पत्थर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्यों, अब ये पास में इधर पड़ता है, धौलपुर भरतपुर के आसपास का पोर्शन है, तो यहाँ से महाकाल उज्जैन तो ये पास में ही पड़ता है, तो इस रूट से इस पत्थरों को ले गए। केरल राज्य पर्यटन विभाग द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थानों को सुनिश्चित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 2022 में की गई, महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किससे, केरल राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई। गुजरात में 29 सितंबर से 22 अक्टूबर 2022 को आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउसर और एंटोन जेलिंगर को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, भौतिक विज्ञान। एस्पेक्ट्स, क्लोजर, जेलिंगर, एस्पेक्ट्स, क्लोजर, जेलिंगर, भौतिक, एस्पेक्ट्स, क्लोजर, जेलिंगर, भौतिक विज्ञान। अब ये बहुत सारे आए कि रेलवे पुलिस के द्वारा इनमें से किन अभियान की नहीं किया गया, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ऑपरेशन सेवा किया गया, ऑपरेशन नन्हे परिश्ते, ऑपरेशन मातृशक्ति, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन जीवन रक्षा। ओके, अब इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखो बहुत सारे इसमें न्यूज़ आई है, इसको अपन देखो एक बार यहाँ इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं। विश्व बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया, ग्लोबल पेंशन सूचकांक आया, भारतवंशी
ऋषि सुनक बने प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट, गैलेप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स, विश्व बैंक ने की जल संधि के जल तटस्थ विशेषज्ञों व मध्यस्थ न्यायालय की अध्यक्षता की नियुक्ति, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, कजाकिस्तान ने फिर किया राजधानी के नाम परिवर्तन अस्ताना, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में विलय की घोषणा की। पाकिस्तान हुआ FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ISA ने सोलर फैसिलिटी को मंजूरी दी। इंटरपोल ने लॉन्च किया पहला वैश्विक मेटावर्स। बुर्किना फासो में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया। इसराइल और लेबनान के मध्य ऐतिहासिक समुद्री सीमा समझौता, भारत अफ्रीका के मध्य रक्षा वार्ता संपन्न। अब आएगी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022। शीर्षक क्या है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, MPI स्कोर। तो ये जारी किसने दिया? बहुआयामी गरीबी, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इसकी थीम क्या थी? अनपैकिंग डेप्रीवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, शीर्षक से जारी किया गया। 111 देशों में 1.2 अरब लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं 18 वर्ष से। सूचकांक प्रमुख तथ्य, सबसे अधिक संख्या का उप सहारा गरीब वही देश है, सबसे अधिक उप सहारा अफ्रीका देश है, उसका दक्षिण एशिया है, फिर दक्षिण एशिया में सबसे अधिक भारत में रहते हैं। सबसे ज़्यादा भारत की स्थिति के 22.8 करोड़ गरीब भारत में, इसके बाद नाइजीरिया के स्थान है। इन्होंने इस स्कोर बना 10 MPI संकेतक बना रखे हैं। अब ये आया कि भारतवर्षी ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए प्रधान। ये कितने नंबर के? 57। इनको किसने दिया शपथ, किसने दिलाई? महाराज चार्ल्स तृतीय ने। अब द्वितीय पूछ सकते हैं या वहाँ के न्यायाधीश पूछ सकते हैं, नहीं, परंतु महाराज चार्ल्स तृतीय ने 1 वर्ष के भीतर तीसरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। ठीक है। एलिजाबेथ मैरी लिज ट्रस्ट का कार्यकाल ब्रिटेन में किसी भी प्रधानमंत्री के कारण सबसे कम मात्रा में, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते पूछते रहते हैं, ये ब्रिटेन के बारे में पूछते रहते हैं, संविधान के क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछते रहते हैं, तो वहाँ पर पूछ सकते हैं किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है। तो 45 दिन का किसका रहा है? एलिजाबेथ मैरी लिज ट्रस्ट, यानी लिज ट्रस्ट इसको बोला जाता है। तो इनका निर्विरोध नेता कब 24 अक्टूबर 2022 को चुना गया। ठीक है। अब ये कौन से ऋषि सुनक, मतलब 2015 में पहली और ब्रिटिश संसद पहुंचे थे। यह जीत यॉर्कशायर के रिचमंड में हासिल की। 2016 में ब्रेग्जिट के पक्ष में अभियान चलाया। ऋषि सुनक पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर का पद संभाल चुके हैं। इसके बाद वो बोरिस जॉनसन कैबिनेट में बहुत सफल वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अब ये कि अब ऋषि सुनक उनकी पार्टी के 3 पूर्व प्रधान थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस शामिल है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, इनकी देखो पार्टी पूछ सकते हैं, कौन सी कंजर्वेटिव पार्टी? लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के हैं ऋषि सुनक, तो 2 ही पार्टी हैं मोस्टली। भगवत गीता पर हाथ रख के इन्होंने कसम ली थी, शपथ ली। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 42 वर्ष के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं डेविड कैमरन। इनके बाद में जो 43 वर्ष की उम्र में भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इनके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देख लीजिए। डेविड कैमरन थे, वो 43 वर्ष के थे, 2010 में चुने गए, 42 वर्ष की उम्र के हैं। ऋषि सुनक सबसे कम उम्र के, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आया अगला सवाल, जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट तुलनात्मक रूप में G20 देशों के जलवायु परिवर्तन की स्थिति पर प्रमुख तथ्यों और आंकड़ों। अब ये पूछ सकते हैं जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट किन देशों के बारे में रिपोर्ट अपनी जारी करता है? G20, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
अब इस वर्ष की थीम थी ऊर्जा संकट के लिए G20 की प्रतिक्रिया 1 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस महत्वपूर्ण। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि जीवाश्म ईंधन के लिए सबसे अधिक कुल सब्सिडी देने वाले G20 सदस्यों में चीन, इंडोनेशिया और ब्रिटेन शीर्ष पर है। चाइना है, इंडोनेशिया और ब्रिटेन है। याद रखने के लिए CBI है, जैसे चाइना है, इंडोनेशिया और ब्रिटेन है। अब अगला है फिर नवीकरणीय ऊर्जा इसे तरीम उच्चतम हिस्से रखने वाले ब्रिटेन है। नवीकरणीय ऊर्जा में भी वो है और जीवाश्म ईंधन में सबसे अधिक को सब्सिडी देने वाला ब्रिटेन ही है। 67% है, जापान का 48% है। भारत में क्या है? भारत में गर्मी के संपर्क में आने से 167 बिलियन लोग। अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है कि श्रम, तापमान बढ़ने से श्रम उत्पादकता घट जाती है। फिर है कि विश्व बैंक ने की सिंधु जल संधि के लिए तटस्थ विशेषज्ञ मध्यस्थ न्यायालय। तटस्थ विशेषज्ञ एक होता है, एक मध्यस्थ न्यायालय। 60 की विश्व बैंक 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर तटस्थ विशेषज्ञता की नियुक्ति की गई। नियुक्त व्यक्ति कौन है? माइकल लीनो। अब याद रख सकते हो, पानी लीनो याद रखने के लिए, पानी लीनो के लिए ही दोनों देश आपस में झगड़ते हैं। मतलब बात ये होती है, तो पानी लीनो, तो माइकल लीनो से याद रख सकते हो। कोई तटस्थ विशेषज्ञ और सियान मर्फी मध्यस्थता अदालत का, यानी कि पानी क्यों झगड़े हो? आप एक मारवाड़ी में कौन क्यों झगड़े? क्योंकि पूरे पानी लीनो, तो इसलिए अब दोनों को आपस में बिठा दिया। तो मध्यस्थ आपस में करने के लिए बर्फी खिला दो कि लड़ो मत, लो बर्फी खा लो। तो सियान मर्फी कौन हो गए? मध्यस्थता अदालत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कारण क्या है कि किशनगंगा और रातले जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच में असहमति बनी। किशनगंगा और रातले परियोजना चल रही है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट ये आया संधि के बारे में क्या, 9 साल की वार्ता के बाद 1960 की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें ये क्या था? दोनों देशों के इस्तेमाल संबंधी सूचना का आदान प्रदान और सहयोग किया जाएगा। पूर्वी नदियों यानी कि सतलुज, व्यास, सतलुज, रावी और व्यास, रावी, सतलुज, व्यास, ये 3 नदियों पर भारत पानी का बेरोक उपयोग कर सकते हैं। जबकि पश्चिम नदियाँ जो उधर जाती है, सिंधु, झेलम और चेनाब, ये मुख्य रूप से पानी पाकिस्तान को आवंटित की गई है। अब यहाँ आया किशनगंगा जो जल विद्युत संयंत्र है। किशनगंगा नदी पर बांध बन रहा है जिससे जल विद्युत उत्पन्न की जाएगी। इससे क्या चाहे पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है 330 मेगावाट की। और जबकि रातले जल विद्युत परियोजना पूछ ली जाएगी किस नदी के ऊपर है, वो है चेनाब नदी के ऊपर। रातले जल विद्युत संयंत्र का किस पे बन रहा है? चेनाब नदी पे। और ये गुरुत्व बांध है, 850 मेगावाट उत्पादन की जाएगी। तो पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। चेनाब नदी पर रातले किशनगंगा नदी, किशनगंगा बांध बन रहा है और रातले किस पे बन रहा है? चेनाब नदी पे। अब है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ये किसके द्वारा किया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हिल्फ, ये कौन है? NGO है। तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड किसका? आयरलैंड का है। जर्मनी और वेल्थुग ये किसका है? जर्मनी का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये क्या करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के आंकड़े इकट्ठे करता है, 2017 से 2021 के बीच में। इसमें 4 चीज़ें पूछी जाती है कि कुल क्या क्या आंकड़े ये इकट्ठे करता है। ये अल्प पोषण, भूखमरी, अल्प पोषण यानी कि पर्याप्त भोजन नहीं मिला, बच्चों में वेस्टिंग, बच्चों में तीव्र अल्प पोषण, बच्चों में स्टनिंग, पुरानी अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, अपर्याप्त पोषण। 136 देशों का आंकड़ों का मूल्यांकन किया गया और 121 देशों की रैंकिंग जारी की गई। 5 से कम वाले 17 देशों को व्यक्तिगत रैंक, उनको समूह में रैंकिंग दी गई। ठीक है। भारत की स्थिति क्या? 121 देशों में 107वां स्थान मिला है, 29.9 का इसका स्थान। अफगानिस्तान 109, भारत से पीछे एकमात्र एशियाई देश है।
भारत सरकार ने इसको पूर्णतः खारिज कर दिया कि इसके सूचकांक सही ढंग से नहीं लिए गए। फिर अगली न्यूज़ ये आई है कि कजाकिस्तान ने फिर किया राजधानी के नाम में परिवर्तन। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर वापस अब अस्ताना कर दिया है। और उसके साथ में उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया है। अब आया कि रूसी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन 4 क्षेत्रों को रूस में विलय की घोषणा कर दी है। वो कौन कौन से क्षेत्र है? डोनेस्टक है, लुहांस्क है, खेरसोन है और जापोरिजिया है। औपचारिक रूप से रूस में विलय कर दिया। अब विलय तो कर दिया, पर यहाँ इम्पोर्टेंट है कि वो किस क्षेत्र किस संदर्भ में किया गया। जनमत संग्रह कराया, DLKJ। ऐसे याद रखने के लिए आप ट्रिक्स बना सकते हो। D पहले लगा दिया, L खेरसन और जापो। तो अपन अब क्रमबद्ध रख लो, D के बाद में J, फिर K, L। अब D के J L, अब उनको पता J के L तो 3 हो गए और D से अब क्रमबद्ध रखोगे तो क्रमबद्ध अपन को याद रहेगा। डोनेस्टक था, J से कौन सा है? जापोरिजिया है, K से कौन सा है? खेरसन है और L से कैसा है? लुहांस्क है। वैसे अगर याद भी रहेगा तो अपन को मोस्टली एग्जामों में कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं तो अपन उन चीज़ों को टिक कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अगली न्यूज़ आई, पाकिस्तान हुआ FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर। आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन पर वैश्विक निगरानी संस्था कौन से? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये कौन सी फाइनेंशियल, अब FATF की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो पेरिस में 2 दिन की सम्मेलन हुआ तो इन्होंने क्या, पाकिस्तान को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अब ऋण ले सकता है। FATF के अन्य निर्णय क्या है कि अपने 2 महत्वपूर्ण निर्णय दिए। पाकिस्तान के साथ में निकारागुआ, पाकिस्तान के साथ में और किसको बाहर निकाला, ऐसे याद रख सकते हो, निकाला तो निकारा। FATF कॉल फॉर एक्शन यानी है काली सूची में म्यांमार को डाल दिया क्योंकि वहाँ अभी सैन्य शासन चल रहा था, इसलिए उन्होंने म्यांमार को इसमें शामिल कर दिया। यूक्रेन पर रूस की नज़र, रूस को भाग लेने पर रोक लगा दी गई। ये क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किया गया है एक अंतर सरकारी संगठन जिसकी स्थापना G7 की पहल पर देशों के द्वारा की गई है 1989 में पेरिस, फ्रांस में। अगली न्यूज़ है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सोलर फैसिलिटी को मंजूरी दे दी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने भारत और फ्रांस की संगठन पहल पर गठित किया गया 5वीं बैठक में सोलर फैसिलिटी की सुविधा दी गई। महासभा ने सोलर एक्स ग्रैंड चैलेंज को भी मंजूरी दे दी, जिसके माध्यम से सौर क्षेत्र में नवाचार स्टार्टअप पर ध्यान दिया जाएगा। सोलर फैसिलिटी क्या है? ISF तहत भुगतान गारंटी तंत्र है। इसके 2 वित्तीय घटकों, सोलर पेमेंट गारंटी फंड और सोलर इंश्योरेंस फंड के माध्यम से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने। मतलब इससे क्या होगा, सोलर फैसिलिटी मिलेगी तो निवेश लोग करेंगे, इनको फैसिलिटी मिलेगी। इस सुविधा का जोर अफ्रीका में अंडर सर्व्ड मार्केट्स में प्रभावित होने के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करना है। यानी कि वहाँ पर निवेश करेंगे तो फंड रेज करने के लिए सोलर फैसिलिटी की मंजूरी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 5वीं सभा ये इंडिया से रिलेटेड है, IR से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 109 सदस्य देश, हस्ताक्षर देशों इसमें आए, शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता किसने? अब कई बार पूछ ले जाएंगे, मतलब भारत और फ्रांस के अंदर, तो इसकी किसने की करी? RK सिंह ने, ऊर्जा मंत्री है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट ये चीज़ आई कि 15 देशों द्वारा ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और सत्यापन के साथ ISA 6 दिसंबर 2017 को भारत के मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन बन गया। ये इम्पोर्टेंट है, 6 दिसंबर 2017 तारीख। और उसके साथ में कितने देशों ने साइन उस समय किए थे? 15 देशों द्वारा। मिशन जैसे UNO के बारे में पूछा जाता था, 51 देशों के द्वारा। तो भारत में कितने थे? पहला किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस 15 देशों के द्वारा। 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 लाख करोड़ का निवेश करना इसका मिशन है।
अब इंटरपोल ने लॉन्च किया पहला वैश्विक मेटावर्स। अब ये क्या है, पुलिस इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल कहा जाता है, डिज़ाइन किया है सुरक्षित क्लाउड के माध्यम से प्रदान की जाएगी सुविधाएं। इससे क्या होगा, इंटरपोल मेटावर्स में रजिस्टर्ड यूजर्स जो होंगे वो फ्रांस के लियोन में मौजूद इंटरपोल जनरल सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर का वर्चुअल टूर कर सकते हैं। इस हेतु जो इंटरपोल की 90वीं महासभा हुई है वो कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा महासभा ने इंटरपोल के आई फैमिलिया और अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस का उपयोग बढ़ाने के लिए तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए। भारत इसके साथ कब से जुड़ा, 1949 से। अब ये पूछ सकते हैं कि बुर्किना फासो कहाँ पे आता है। बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट, पश्चिमी अफ्रीकी देश जो बुर्किना फासो है उसमें एक बार फिर सैन्य तक पश्चिमी अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पे अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में एक बार फिर सैन्य तख्तापलट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी कि इजराइल व लेबनान के मध्य ऐतिहासिक समुद्री सीमा समझौता। भूमध्य सागर स्थित मध्य पूर्व के देश इजराइल और उसके पड़ोसी देश जो लेबनान के साथ साझी की करा, ये कब करा, 14 अक्टूबर 2022 को। इसके बीच ना केवल मतलब एक तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी, दूसरे प्राकृतिक गैस उत्पादन का रास्ता साफ होगा। अब उसके साथ में भारत और अफ्रीका के बीच में न्यूज़ आई है कि मध्य रक्षा वार्ता संपन्न कहाँ पर हुई है, गांधीनगर गुजरात में। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग का आयोजन भारत की रक्षा प्रदर्शनी महात्मा मंदिर सम्मेलन में किया गया। पार्ट 2 प्राइड, इसकी देखो इस एक्सपो का विषय था पार्ट 2 प्राइड। अब इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, इसका मुख्य विषय क्या है, adopting strategy for synergizing and strengthening defense and security cooperation, adopting strategy for synergizing and strengthening defense and security cooperation। और सम्मिलित देश कौन है, 20 रक्षा मंत्री। परिणामी दस्तावेज क्या है, गांधीनगर घोषणा पत्र। ये पूछ लिया जाएगा, गांधीनगर घोषणा किससे रिलेटेड है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग से रिलेटेड है। इसके अलावा जो जेबल अली, जिनका न्यूज़ वो जेबल अली, अब क्या लोगो जेबल अली क्या है, ऐसा भी लगता है किसी आदमी का नाम होगा। जेबल अली क्या है, गांव है। गांव कहाँ है, दुबई के। वो भारतीय और अरबी वास्तुकला के मिले जुले स्वरूप के एक भव्य हिंदू मंदिर को जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 70,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। ये जेबल अली में है, जेबल अली। ये दूसरा मंदिर है, दुबई का दूसरा हिंदू मंदिर है। वहाँ का पहला हिंदू मंदिर 1958 में तैयार किया गया था। बुर्दुबई में स्थित यह मंदिर भगवान शिव और कृष्ण को समर्पित है। इम्पोर्टेंट है, दूसरा मंदिर है, पहला नहीं है। और कहाँ है, जेबल अली में। अब अपन अगला पढ़ते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य में पब्लिक अफेयर इंडेक्स है। डीसा एयरबेस की आधारशिला रखी। पिनाका के लिए भारत को आर्मेनिया से मिला पब्लिक, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब भारत का जो अभी तक भारत आयात करता था डिफेंस में, अब वो भारत क्या निर्यात करेगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। प्रधानमंत्री ने किया मिशन लाइफ का शुभारंभ। MP में दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है। भारत 2 समुद्री तट को मिला ब्लू फ्लैग, ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं, पब्लिक अफेयर इंडेक्स कौन जारी करता है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स जारी करते हैं। राज्यों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के वितरण का आकलन किया जाता है। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा शीर्ष स्थान पे है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटका को स्थान मिला है। अब यहाँ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रखी डीसा एयरबेस की आधारशिला। एयरबेस बनाए जा रहे हैं वहाँ पे अलग अलग, तो ठीक है एयरबेस, ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंस न्यूज़ नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, पिनाका के लिए भारत को आर्मेनिया।
भारत में बने हथियारों विदेशी सेना की बढ़ती मांग में भी बढ़ती मांग के क्रम भारत ने मध्य एशियाई देश, कौन सा देश है मध्य एशियाई देश, कौन सा है? आर्मेनिया। 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। आर्मेनिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद बेचेगा। पिनाका है क्या? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। घातक रॉकेट सिस्टम पिनाका को खरीदने के लिए, ठीक है। पिनाका बारे में क्या है? इस रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट इससे लॉन्च किए जाते पिनाका से, ठीक। का डिज़ाइन किसने किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ को बोलूँगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पिनाका के लॉन्चर से 44 सेकंड में 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को फायर किया जा सकता है। 44 सेकंड के भीतर, मैंने 1 मिनट से भी कम, 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। फिर अगली न्यूज़ आती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सम्मानित करने के लिए एक ये योजना निकाली गई थी। तो इसमें उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया, उसके बाद एमपी है और फिर तमिलनाडु है। फिर उसके बाद में अगली न्यूज़ आती है, प्रधानमंत्री ने किया मिशन लाइफ का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो एंटोनियो गुतरेस के गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी कि लाइफ है, तो 20 अक्टूबर 2022, ये इंपॉर्टेंट है। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ पे? एकता नगर गुजरात में मिशन लाइफ की स्थापना की। लाइफ के फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के प्रतीक चिन्ह और टैगलाइन का अनावरण किया। इंपॉर्टेंट, लाइफ LIFE, तो लाइफ से फुल फॉर्म क्या होगी? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ के बारे में सिद्धांत क्या? मिशन लाइफ P3 मॉडल प्रो प्लेनेट पीपल की भावना से प्रोत्साहित करता है। यह मॉडल क्या है? लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेनेट फॉर द प्लेनेट और बाय द प्लेनेट के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। 1 नवंबर 2022 को इसकी अवधारणा तो इन्होंने कब दी गई थी? 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में पेश की गई थी। और इसकी परिकल्पना को आगे बढ़े 5 जून 2022। उद्देश्य क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। 2022 से लेकर 2027 5 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम 1 अरब भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा और सामूहिक कार्य करने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। 2028 तक भारत के भीतर सभी गाँव और शहरी स्थानीय निकायों को कम से कम 80% निकायों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य है। फ्रांस, इन देशों ने भी समर्थन किया है। हाँ, अब इम्पोर्टेंट है इसकी मिशन लाइफ की फुल फॉर्म लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और दूसरा इसकी तारीख 20 अक्टूबर 2022, और तीसरा एकता नगर में स्थापना की, मतलब प्रारंभ किया गया 20 अक्टूबर 2022 को। अब फिर अगला है कि बाघों से रिलेटेड कौन सा मध्य प्रदेश के दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई। MP में दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश में एक और बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की जाएगी। इसके लिए तो पन्ना राइजन का स्थानांतरण किया जाएगा। यहाँ ये देखो, ये इम्पोर्टेंट, बहुत से चीज़ों के लिए अपने पास बहुत सा मैटर मिल जाएगा, मतलब UPSC में लिखने के लिए, RS मेंस में लिखने के लिए, MPSC में कहीं पे भी लिखने के लिए, या UPPCS में भी लिखने के लिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। परंतु यहाँ ये क्या है कि प्राकृतिक रूप से स्थानांतरण किया जाएगा। किस टाइगर रिजर्व के? पन्ना टाइगर रिजर्व के जो बाघों को प्राकृतिक रूप से स्थानांतरण करने के लिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्या है? ये MP के दमोह और सागर जिले की विस्तृत होगा। बफर जोन बनाया जाएगा पन्ना टाइगर जोड़ने के लिए। एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा उतने क्षेत्र में से होके एक बाघ यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। प्रश्न क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि केन बेतवा नदियों को जोड़ने के परियोजना के तहत पन्ना बाघ अभ्यारण्य का लगभग 1/4 हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि केन बेतवा नदी जो भारत नदी जोड़ो परियोजना चल रही है केंद्र सरकार की, उसके तहत पानी की समस्या से
जो कमी हो रही है उससे निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पन्ना बाघ अभयारण्य को बचाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, वहाँ पे दुर्गावती बाघ अभयारण्य की स्थापना कर दी गई। इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी वो ये होगी कि एक तो एमपी का दुर्गावती बाघ अभयारण्य है, उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा भी रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी देने की सिफारिश की है। अब पन्ना बाघ अभयारण्य इम्पोर्टेंट क्यों है, बाघों और गिद्धों के लिए जाना जाता है। इसमें क्या बायोस्फीयर के यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया है। अब ये इम्पोर्टेंट एक छोटी सी न्यूज़ है कि अंगरक्षक सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर से सम्मानित की गई। फिर अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। इसमें क्या है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लगातार छठी बार पहला स्थान हासिल किया एमपी के इंदौर शहर ने। 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर ने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर अगली न्यूज़ आई, भारत के 2 और समुद्र तट को मिला ब्लू फ्लैग। तो ये संसाधनों के व्यापक प्रबंधन के जरिए अति प्राचीन तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के रक्षण और संरक्षण की भारत की प्रतिबद्धता के चलते भारत के 2 और समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का अवार्ड मिला। अब ये क्या, वहाँ पर क्या होता है कि तट है, अब तट के किनारे रहने वाले संसाधनों का उचित उपयोग करना, ब्लू फ्लैग वहाँ पर उनको हैशटैग दे दिया ताकि वहाँ लोग पर्यटन भी हो सके, उनका संरक्षण भी हो सकते, राज्य सरकारें भी काम कर सके, एनजीओ भी उनको फंडिंग कर सके। इसलिए अब आया कि प्राप्त समुद्र तट कौन कौन से, वे 2 हैं, लक्षद्वीप में स्थित है, उन 2 नए समुद्र का नाम है मिनिका थुंडी तट और कदमत तट। थुंडी बीच लक्षद्वीप द्वीप समूह के सबसे प्राचीन और मनोरम समुद्री तटों में से एक है। वहाँ कदमत तट विशेष क्रूज पर्यटनों के लिए लोकप्रिय है, जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए इस द्वीप पर आते हैं। ब्लू फ्लैग प्राप्त समुद्र तट कौन कौन से, अब कितने हो गए, कुल 12 हो गए हैं। कौन कौन से हैं, शिवराजपुर कहाँ है, गुजरात में, गोगवा दीव में, कासरकोड और पदुबिद्री कर्नाटका में, कप्पड़ केरल में, फिर इधर से आंध्रा, ऋषिकोंडा गोल्डन उड़ीसा में, ये पूछ ले जाएंगे गोल्डन कहाँ है, उड़ीसा में मैच तक कॉलम आ जाएगा। राधानगर का अंडमान निकोबार में, कोवलम का है तमिलनाडु में, ईडन का है पुडुचेरी में। ईडन ज़्यादातर अब सोचते हैं कि ईडन गार्डन कहाँ है, ईडन गार्डन है वहाँ पे कोलकाता में, तो लोग कोलकाता कराएंगे, पर गलत है कि पुडुचेरी में। तमिलनाडु का कोवलम है, उड़ीसा का गोल्डन उड़ीसा। ब्लू फ्लैग का मिशन क्या है, पर्यावरण की शिक्षा देना, पर्यावरणीय संरक्षण और अन्य चिरस्थायी विकास पद्धतियों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निरंतरता को बढ़ावा देना। ये इसको मान्यता कौन देता है, डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। अब आएगी स्वच्छ भारत 2022 का कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ किए गए, यूपी से, 1 अक्टूबर 2022 से। अभी पूछ लिया जाएगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, तो 2 अक्टूबर को पूछ लिया जाएगा, परंतु नहीं, 1 अक्टूबर 2022 से किया गया। कहाँ से किया गया, यूपी के प्रयागराज से। ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है कि अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में सभी महिलाएं चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार दिया है। सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार न देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, इन्होंने ये पीठ ने ये बोला है। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स नियम 3 का विस्तार कर दिया।
इसके तहत गर्भपात का अधिकार है। ये कब तक? अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। फिर जो अगली न्यूज़ है वो अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अब यह है कि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 2025 में लगभग 13 अरब डॉलर होने की संभावना है। इसरो ने किया अपने सबसे भारी रॉकेट का सफल प्रशिक्षण। ये इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी ट्रेनर निर्माण एसटीटी का अनावरण। डीआरडीओ ने किया अग्नि प्राइम का सफल प्रशिक्षण। ये इम्पोर्टेंट है। एसएलबीएम का सफल परीक्षण। ये पढ़ते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कितनी हो जाएगी? 2025 में लगभग 13 अरब डॉलर की संभावना है। इसरो ने किया अपने सबसे भारी रॉकेट का सफल प्रशिक्षण। ये इम्पोर्टेंट है। इससे सवाल 101% आएगा। सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? LVM-3M2 OneWeb India 1 को 22-23 अक्टूबर को मध्य ने सफल प्रशिक्षण किया। कहाँ से किया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा। LVM-3 याद रख लीजिए, या OneWeb इंडिया। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। इस मिशन के तहत OneWeb के 36 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया। LVM-3M2 के बारे में अब ये क्या चीज़ें हैं? भारी लिफ्ट रॉकेट GSLV-M-3 जो है का नाम बदलकर LVM-3 कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है। अभी GSLV-M-3 चल रहा था, उसका नाम अब क्या कर दिया गया? LVM-3M2 कर दिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट 3 चरण वाला रॉकेट है। इसमें तरल इंजन से 2 स्ट्रैप ठोस इंजन द्वारा संचालित है, दूसरा तरल इंजन से और तीसरा क्रायोजेनिक इंजन से। अब ये क्या है कि LVM-M2 का पहला वाणिज्यिक मिशन है और प्रशिक्षण यान के द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला अभियान है। अब ये है कि अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने पूर्व में इसरो को LVM-3 बोर्ड पर OneWeb लियो उपग्रह। OneWeb क्या है? जो भारतीय ग्लोबल और यूके सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अब ये क्या पृथ्वी की लोअर कक्षा में 648 उपग्रहों का एक समूह बनाने की योजना है। अभी तक इसरो ने 1999 से 2000 इसरो ने 345 विदेशी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। अब इसरो ने अपना पहला जो सैटेलाइट है वो आर्यभट्ट, उसको 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से प्रक्षेपित किया था। ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद में कब किया गया? सोवियत संघ के द्वारा 1975 में। ये इम्पोर्टेंट। दूसरा उपग्रह भास्कर को भी प्रक्षेपित किया गया। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, भारत के रोहिणी जो उपग्रह था, भारत में निर्मित जो पहले लॉन्च व्हीकल SLV-3 था, उसे प्रक्षेपित किया गया। अब पूछ लिया जाएगा भारत में निर्मित जो पहले लॉन्च व्हीकल है SLV-3 से कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? वो कौन सा था? रोहिणी था। चंद्रयान प्रथम को 2008 में लॉन्च किया गया। अब अग्नि थी, वो DRDO के द्वारा विकसित की गई थी मिसाइलें। अब दूसरी क्या है? नई पीढ़ी से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, उसका नाम अब क्या कर दिया गया? अग्नि P। अब ये चीज़ ध्यान रख लो आप कि जितने भी अंतरिक्ष उपग्रह के होते हैं, वो मिशन होते हैं, वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा तट से प्रक्षेपित किए जाते हैं। ओके। दूसरे DRDO के द्वारा जितने भी प्रशिक्षण मतलब अधिकांश वो कहाँ से किए जाते हैं? ओडिशा के बालासोर तट से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रक्षेपित किए जाते हैं। वहाँ पर उनका प्रशिक्षण होता है।
उनको जैसे अग्नि प्राइम का लगातार तीसरा सफल उड़ान परीक्षण था। अग्नि सीरीज की नई पीढ़ी की 11,000 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल 11,000 किलोग्राम का वजन की है। उसकी रेंज कितनी है? 1 से 2,000 किलोमीटर। अब ये 34.5 फीट लंबी इस मिसाइल पर एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल की कनस्तर आधारित प्रणाली मिसाइल को लॉन्च करने आवश्यक समय में कम करती है और इसके अलावा भंडारण और गतिशीलता में सुधार होगा। अब अगली न्यूज़ आइए आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत। अब ये इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड बना भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल। उड़ान योजना के 5 वर्ष पूर्व 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित। 2021 के बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन प्रधानमंत्री ने किया। देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ, ये इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है, चीन और बांग्लादेश को। तो अब कौन है इस पर? ब्राज़ील 8वें निर्यातक बन गया है। अभी तक कौन है निर्यात किस किस को करता है? अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य थे। अब तीसरा कौन सा हो गया? नीदरलैंड। अब उड़ान के योजना के 5 वर्ष पूर्व यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, इसके 5 वर्ष पूरे हो गए। 21 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ की गई थी। फिर इसके प्रमुख उपलब्धियाँ क्या है कि मतलब चालू हवाई अड्डों, मतलब बहुत सारे हवाई अड्डे चालू हो गए जो अपन को रक्षा क्षेत्र में भी हेल्प कर सकते हैं। पहले 74 थे, अब 144 के करीब हो गए। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित। अब ये क्या कर दिया गया, मतलब 75 आज़ाद मतलब बनाई जा रही है। तो 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ 16 अक्टूबर को राष्ट्र समर्पित की गई। इससे क्या ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग करेंगे लोग, आपस में आदान प्रदान हो गए। 11 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक, 12 निजी क्षेत्रों के बैंक, लघु वित्त बैंक भाग ले रहे हैं। इसमें क्या होगा, मतलब खाता खोलना, बैलेंस चेक, प्रिंट पासबुक, फंड ट्रांसफ़र, ये 75 प्रकार की बैंकिंग इकाइयाँ काम करेगी। 5G सेवाओं का शुभारंभ कहाँ से किया गया? 1 अक्टूबर 2022 को किया गया। अब ये इसमें कितना हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 5G नेटवर्क आने पर अभी मौजूद जो 4G है उससे कम से कम 10 गुना तेज़ इंटरनेट स्पीड मिलेगी। कितनी? 10 गुना। कम से कम, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम तो 10 गुना अधिक तेज़ स्पीड मिलेगी। 5G सेवाओं में मात्र 10 सेकंड में पूरी मूवी डाउनलोड हो जाएगी। इसका जो प्रथम चरण है उसमें 13 शहरों में 5G सेवा उपलब्ध करी जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, जामनगर, लखनऊ और पुणे शामिल है। अब आएगी फ्लैक्स फ्यूल, ये इम्पोर्टेंट है। नितिन गडकरी ने जापानी कार निर्माता कंपनी टोयोटा है उसको फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिया है इसका। इसके तहत क्या गाड़ी देश की पहली ऐसी कार है जिसे 100% इथेनॉल पर चलाया जा सकेगा, अर्थात वो 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% मिश्रित इथेनॉल और विद्युत शक्ति पर चलेगी। फ्लैक्सी फ्यूल क्या है? ऐसा ईंधन है जो जैसे गैसोलीन और मेथनॉल और इथेनॉल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इससे पेट्रोल की कम मात्रा और शेष चीज़ों की मात्रा अधिक होती है, प्रदूषण मुक्त होंगे। ये एक न्यूज़ है कि एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है वो पंजाब में शुरू होगा। पंजाब में गरूर है मुझ पे। तो कैसे है? पंजाब के संगरूर में कहाँ, बुटाला कला गांव में कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करा जाए, एशिया का सबसे बड़ा है। और इसमें हेल्प कौन करे? जर्मनी की प्रमुख बायो ऊर्जा कंपनी वर्बियो एजी।
इससे चीज़ होगी क्या? इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि रोज़ाना 300 टन जो पराली से 33 टन कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार की जा सकेगी। पराली जलाते हैं तो सर्दियों के मौसम में प्रॉब्लम होती है और धुंध और कोहरा जम जाता है और इसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में। तो अब वो होगा क्या, पराली जलाएंगे नहीं तो वो कंप्रेस्ड प्लांट में दे देंगे, तो वहाँ से अगर 300 टन रोज़ देते हो तो वहाँ 33 टन के करीब बायोगैस तैयार की जा सकेगी। इससे दो चीज़ों से फ़ायदा ही फ़ायदा। पराली वैसे भी ख़राब करने के लिए जलाई जाती है कि अगली फसल बोने के लिए अगर उसको काट के दूसरे मज़दूरों को दे दी जाए, जैसे वहाँ पर वो रोज़गार श्रम का माध्यम भी हो जाएगा, दूसरा पराली से भी निजात हो जाएगा और तीसरा हमें कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार भी मिल जाएगी। यूरोपीय संसद ने 2024 से तक इलेक्ट्रिक गैजेट्स के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के लिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लेस करना ही करना है, मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट हो, कैमरे हो। अब क्रिकेट से संबंधित एक और न्यूज़ है, जैसे क्या है, मतलब 27 अक्टूबर 2022 से क्या कर दिया गया, बीसीसीआई ने तीनों फॉरन महिला खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के समान मैच फीस देने का घोषणा की है। अब ये क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछ सकते हैं एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का हिंदी में एमबीबीएस कहाँ कराई जाएगी, भोपाल एमपी में। ये एक है ग्लाइफोस्फेट, हर्बिसाइड ग्लाइफोस्फेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ग्लाइफोस्फेट का एक शाकनाशी है जिसका उपयोग छोटी पत्ती और पौधों और घास दोनों को मारने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल अनुराग ठाकुर दिल्ली चांदनी चौक से स्वच्छ भारत अभियान मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। अब आइए अपने पढ़ते हैं राजस्थान से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, प्रादेशिक परिदृश्य। तो पूगल में स्थापित होगा सोलर पार्क, किसानों के लिए शुरू होगी एक समझौता योजना। इन्वेस्ट राजस्थान समेत 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना सम्मान, इसमें 5 के नाम अपन को याद रखने हैं। राज्य को स्वच्छता के लिए मिले 6 पुरस्कार, पूछ सकते हैं कितने पुरस्कार मिले, 6 पुरस्कार मिले। सौर कृषि आजीविका योजना की मंजूरी, 8 विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त। अब पूछ सकते हैं कौन कौन से कहाँ पर कुलपति नियुक्त किए गए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 प्रारंभ किए गए, उसमें हनुमानगढ़ ओवरऑल चैंपियन, कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन रहा, कितने उसने मेडल जीते। जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट शुरू किया गया। राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय, कौन सी है, द्वितीय समिति का गठन है। जयपुर मेट्रो का विस्तार है, चलो ओके। 20 सूत्री कार्यक्रम हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन है, इसके अध्यक्ष कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। जस्टिस पंकज मित्तल बने राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। अभी देखते हैं कौन से नंबर के हैं, कितने राजस्थान हाई कोर्ट में हैं। इसकी स्थापना जयपुर में कब की गई, फिर जयपुर से जोधपुर कब स्थानांतरण किया गया। राज्य में स्थापित होगा ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दलित व आदिवासी हेतु उद्यम प्रोत्साहन योजना। उमेश मिश्रा राजस्थान के नए मुख्य पुलिस महानिदेशक नियुक्त, उससे पहले लाटर थे, अभी नए उमेश मिश्रा हैं। राजस्थान में विभिन्न बोर्ड के गठन की मंजूरी। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड पुरस्कार मिला है पहचान नामक ऐप के मदद से। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का 20वां स्थान, 36 में 36वें राष्ट्रीय खेल हुए, उसमें राजस्थान का 20वां स्थान। ओके, स्टार्ट करते हैं। पूगल में स्थापित होगा सोलर पार्क। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड दोनों के बीच में संयुक्त 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन करनी है। किसके द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा। कहाँ पर सोलर पार्क है, बीकानेर जिले में पूगल तहसील में। जिसमें से 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना कोल इंडिया द्वारा स्थापित की जाएगी। 810 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित की जाएगी। एमओयू, अब ये पूछ सकते हैं एमओयू कब किया गया, 13 अक्टूबर 2022 को। किस किस के बीच में, कोल इंडिया लिमिटेड और दूसरा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य। अब यहाँ ये है कि 14,825 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। और दूसरा आ गया कि
किसानों के लिए शुरू होगी एक मुश्त समझौता योजना और पशु बीमा योजना। किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना और पशु बीमा योजना। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को संबल देने के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए एक मुश्त, वो किसान अगर जुड़े हुए हो किससे, सहकारी भूमि विकास बैंकों से, तो उनको एक मुश्त समझौता योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत ऋणी जो किसान होगा उनका 50% तक ब्याज माफ़ किया जाएगा। दीर्घकालीन अगर कृषि ऋण पर चुका, अगर समय पर चुका तो 5% अतिरिक्त मिलेगा। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का कहाँ की गई, JECC में की गई, जयपुर में। अब इसमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करेगा, वैसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स लॉन्च की गई 2022 को। अब ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान रत्न से सम्मानित होने वाले 6 विभूतियों को सम्मानित किया गया। अब यहाँ किन को 1 लाख रुपए, अब पुरस्कार राशि भी पूछ ली जाती है, 1 लाख रुपए, ठीक है। कौन कौन है, भारत के पूर्व CJI RM लोढ़ा सर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश तलवीर भंडारी, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, आर्सेनल मित्तल के चेयरमैन LN मित्तल, संगीत निर्माता KC मालू, उर्दू शायर सीन काफ निज़ाम। न्यूज़ फैक्ट क्या है, 20% तेल निकलता है राजस्थान में, देश का 20% तेल निकलता है। और फिर 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए समाज की उत्कृष्ट सेवा करने वाले 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना सम्मान से गांधी जयंती के अवसर पर 5 अक्टूबर 2022 को सम्मानित किया। ये इम्पोर्टेंट है, 5 अक्टूबर 2 कौन कौन से हैं, डॉक्टर SN सुब्बाराव, इनको मरणोपरांत मिला, नेमीचंद जैन मरणोपरांत मिला, अमरनाथ भाई जी गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष, कुमार प्रशांत तथा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर और चीफ पैट्रन DR मेहता। 5 लाख की सम्मान राशि दी गई, जबकि राजस्थान रत्न में 1 लाख रुपए की, उसमें 6 विभूतियाँ थी, इसमें 1 2 3 4 5 5 है। अब राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय काम करने के लिए 6 पुरस्कार दिए गए। खुले से मुक्त में राष्ट्रीय 8वें स्थान पर रहा। इसमें किस किस क्षेत्रों में दिए गए, वॉल पेंटिंग दीवारों पर लिखे गए, ODF प्लस, गोवर्धन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन, मलय कीचड़ प्रबंधन में प्रथम पुरस्कार। अब सौर कृषि आजीविका योजना की मंजूरी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को उनकी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी गई। मतलब सौर कृषि आजीविका योजना, सौर मतलब सोलर पावर आजीविका यानी रोजगार देना, कृषि यानी भूमि योजना की मंजूरी है, यानी कि कौन सी, उनकी बंजर भूमि है उस पर कृषि नहीं हो रही तो उसको आप सौर कृषि करो, क्या करो, सौर की कृषि करो, सोलर ऊर्जा की, तो इसको लीज पर दे दो। सुगमता से विकास करता अगर करते हैं तो उसको 30% PM कुसुम योजना के तहत केंद्रीय प्राप्त कर सकेंगे। अब 8 विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त, डॉक्टर अभय कुमार व्यास कृषि विश्वविद्यालय कोटा, प्रोफेसर बगदाराम चौधरी कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, डॉक्टर अरुण कुमार स्वामी केशवानंद कृषि विज्ञान, फिर राम सेवक दुबे, वो जगत गुरु रामानंद नंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, डॉक्टर अजीत कुमार महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर, प्रोफेसर कैलाश सोरानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, डॉक्टर बलराज सिंह श्रीकांत नरेंद्र कृष्ण विश्वविद्यालय जॉबनेर। इनकी टेन्योर होता है 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो। अब ये इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल 101% आपके बनेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 हनुमानगढ़ ओवरऑल चैंपियन। प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े गेम समागम राजीव गांधी खेल ओलंपिक में राज्य का हनुमानगढ़ जिला ओवरऑल चैंपियन रहा। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है सब याद कर लेना। उक्त
ग्रामीण खेलों में हनुमानगढ़ जिले ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, 5, 6, 7 कुल 7 जीते, और इसमें से 5 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य। इसमें कब ये प्रारंभ की? 29 अगस्त 2022 से। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रारंभ कब की गई? 29 अगस्त 2022 से। राज्य में जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 20 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, कब से चला? 29 अगस्त से चला 20 अक्टूबर तक। इसमें हनुमानगढ़ टॉप पैरा 20 अक्टूबर 2022 4 चरणों में किया गया। इसमें कुल 6 खेल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखना कि कौन कौन से खेल शामिल किए गए। कुल 6 खेल थे। कबड्डी खेलते हैं, फिर दूसरा हो गया कबड्डी और खो खो। ये इनके ट्रिक्स ऐसे याद रखना, भूल ना जाओ। कबड्डी खो खो हो गया। फिर बॉल वाले कौन से हो गए? शूटिंग बॉल हो गई, टेनिस बॉल हो गई, क्रिकेट और वॉलीबॉल हो गई। 3 ये हो गए। 2, 3 मतलब 2 और 3 5, और छठा कौन सा हो गया? हॉकी। राजीव गांधी खेलों 2022 है, उसका शुभांकर क्या है? शेरू था, जिसका सीन था चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो। राजीव गांधी, इसके थीम सॉन्ग याद रखना। राजीव गांधी समापन समारोह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जनवरी 2023 से। ये कब से हुए? 29 अगस्त 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक। अब ये है कि कब होंगे शहरी वाले? 26 जनवरी 2023 से की जाने की घोषणा करी। वो ग्रीन मतलब 26, ये इसको कौन सा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने मुख्यमंत्री को प्रमाण पत्र सौंपा इसका। जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट शुरू करेंगे अडानी, 600 मेगावाट का। इस प्रोजेक्ट तहत 600 मेगावाट सोलर और 150 मेगावाट विंड पावर। सोलर का कितना? 600 और 150 मेगावाट विंड पावर शामिल किए जाएंगे। अब है कि राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय समितियों का गठन किया गया है। इसके राज्य स्तरीय समितियों में उसके अध्यक्ष कौन करेंगे? मुख्य सचिव। जिला स्तरीय जिला कलेक्टर समिति। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पंकज मित्तल बने राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। किसने शपथ दिलाई? राज्यपाल कलराज मिश्र ने। कब दिलाई? 14 अक्टूबर 2022 को। कौन से नंबर के 40वें मुख्य न्यायाधीश? ये इंपॉर्टेंट याद रखना। 50वें तो हैं चक्रचूर्ण, वो है भारत के। 40वें हैं राजस्थान के। इससे पहले उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के रूप में कार्य कर चुके हैं। और कार्यकाल कितना है इनका? 16 जून 2023 तक, 8 महीने तक। इससे पहले कौन थे? SS शिंदे थे, 1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। अभी श्रीवास्तव मुख्य कार्यभार संभाल रहे थे। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। 56 में मुख्य पीठ जोधपुर स्थानांतरित कर दी गई। कुल इसमें सदस्य 50 हो सकते हैं, वर्तमान में कितने? 27 है। मेट्रो के लिए 204 करोड़ इतने दिए गए। छोड़ो। अगली न्यूज़ आई, 20 सूत्री कार्यक्रम हेतु राज्य स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी। 20 सूत्री कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अशोक गहलोत ने स्वीकृति दे दी गई। इसके समय अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री होते हैं, CM। समय उपाध्यक्ष कौन? डॉक्टर चंद्रभान। प्रत्येक कार्यक्रम की निगरानी रखना, वार्षिक आयन उसके ऊपर। स्थापित होगा ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। 33.28 करोड़ दिया जाएगा। इस वर्ष इसको 4.24 करोड़, 5 वर्षों के लिए 33 करोड़ था। फिर दलित और आदिवासियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसका नाम क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। 8 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें क्या है कि
अगर 25 लाख तक ऋण लेते हैं तो 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, 5 करोड़ तक 7%। उमेश मिश्रा राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक। 35वें डीजीपी है, कौन से नंबर के हैं? 35वें नंबर के। उक्त पद पर नियुक्त 2 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। 36वें खेलों में 36वें राष्ट्रीय खेल हुए, 20वें स्थान कहाँ आयोजन हुए? गुजरात में। पहली बार मेजबानी मिली राजस्थान ने, कितना है? 3 स्वर्ण, ये इंपॉर्टेंट, 3 स्वर्ण 3 रजत, 3 स्वर्ण 3 रजत 24 कांच से, 3 3 24 याद रख लो। कुल जीते 30 पदक पर वो स्थान आया 20वां। ये याद रख लेना। कविता सियाग थी साइकिलिंग से, विवान कपूर निशानेबाजी से, मुकेश चौधरी वुशु से। 3 मोस्टली तो याद रख लेना। पर यह कि अंक कब हुए? गुजरात में हुए, 20वां स्थान था, 30 पदक जीते, 30 में से 3 स्वर्ण 3 रजत 24 कांस्य। अभी ये अगली न्यूज़ है कि सांख्यिकी आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार मिला है। तो ये किसके लिए? पहचान एंड्रॉयड वेब एप्लीकेशन के रूप में। यह पुरस्कार के पहचान ऐप बनाया हुआ है, जिसमें जन्म, मृत्यु, विवाह और MCCD रजिस्ट्रेशन की आशातीत प्रगति के लिए दिया गया। ये एक इम्पोर्टेंट है, पैलेस ऑन व्हील है। तो ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दी गई। 7 दिवसीय पर्यटन टूर है, 35 विदेशी या पर्यटकों को पर्यटन कराता है। तो ये 40 वर्षों से चल रही साई रेल है, राजस्थान का सांस्कृतिक दूत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का सांस्कृतिक दूत किसे कहा जाता है? पैलेस ऑन व्हील्स को। अब यह है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना चल रही है, वो दूसरी ट्रेन है, वो जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुई है। इससे पहले हुई थी वो मदुरै के लिए, और इसमें 18,000 यात्रियों को ट्रेन से और 2,000 यात्रियों को जो हवाई यात्राओं से भी कराया जाता है सफ़र। और है कि पुलिस जवाबदेह समिति की गठन किया गया। इसमें समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं? HR कुड़ी। अब है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। ये किसके लिए दिए जाते हैं? 1 लाख परियोजना अकृषि कार्य करते हैं, उसको 2,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इससे ज़्यादातर जो हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई बुनाई, रंगाई छपाई आदि की गतिविधियों को निर्भर है, उनको बेहतरी के लिए। विश्वास स्वरूप हम ये पूछ सकते हैं, ये अभी न्यूज़ में था, ये क्या है? नाथ द्वारा में स्थापित किया जाएगा भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 369 फुट की इस विश्वास स्वरूपम की निर्मित है। अंगदान पर ये फिल्म बनी ए जिंदगी। अंगदान अभी पूछ सकते हैं कौन सी मूवी थी? ए जिंदगी अंगदान पर है, इसको कर मुक्त कर दिया गया। इससे पहले भी राजस्थान सरकार ने सामाजिक मुद्दों पर बनी पैडमैन, सुपर 30, सांड की आग, छपाक और टर्टल जैसी मूवियों पर कर मुक्त किया है। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना। प्रदेश में राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी फसल के लिए अभी चालू किया गया है। राजस्थान राज्य बीज निगम के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। अभी राजस्थान सरकार ने कृषि आधारित सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए 25 लाख तक ऋण देने पर 9% ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उदयपुर जिले के जनजातीय अंचल कोटड़ा से बाल आयोग आपके द्वारा जन जागृति अभियान चलाया गया है। अब यहाँ पुरस्कार और सम्मान में नोबल पुरस्कार से इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है चिकित्सा, विलुप्त होमिजिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित। किसको दिया गया है? स्वीडन के अनुवांशिक स्वांते पेबो को। किससे? चिकित्सा से। भौतिक विज्ञान में एस्पेक्ट्स क्लोजर और जेलिंगर को। उलझे हुए फोटोन के साथ प्रयोगों के लिए वेल असमानता के लिए। रसायन का नाम इनके याद रख लेना, बर्टोजी, मेल्डन, शार्पलेस। किसमें? रसायन में। क्लिक केमिस्ट्री में। साहित्य का इंपॉर्टेंट आया, फ्रांस की लेखिका एनी एर्नॉक्स। साहस और नैतिक सटीकता के लिए व्यक्तिगत स्मृति की जुड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। शांति का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेलारूस के मानवाधिकार की रक्षा के लिए सक्रिय अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की। और रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन, रूस और यूक्रेन के मानवाधिकार संकट है
संगठन है, रूस का मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है यूक्रेन के, इनको दिया गया है। अर्थशास्त्र का दिया गया है बेरनॉक्स, डायमंड और डायबगी, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। अब ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, ये किसको, शिक्षाविद अर्थशास्त्री IIM अहमदाबाद पूर्ण डॉक्टर बकुल ढोलकिया को दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, साहित्य का क्षेत्र का बुकर पुरस्कार जो नोबेल बोला जाता है, तो ये श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलका, द सेवन मून ऑफ मालियलमेडा, वहाँ पर अभी गृह युद्ध चल रहा है उससे रिलेटेड ये बुक थी। अब नानसेन शरणार्थी पुरस्कार UNHCR, सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक और राजनीतिक साहस दिखाने के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया। अब भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कौन थी, सृष्टि बख्शी को लिंग आधारित हिंसा का सामना करने के लिए चेंज मेकर का अवार्ड मिला है। ये यूएनओ के द्वारा दिया जाता है। सृष्टि बख्शी का नाम ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरते हुए 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी थी। और ये कि बैलन डी पुरस्कार किसको मिला, फ्रांस के स्टार फुटबॉलर करीम बेंजेमा, और ये कौन है, रियल मैड्रिड के महिला फुटबॉलर स्पेन की है एलेक्सिया पुटेलास। और ये इंपॉर्टेंट 32वां बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन, अब बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 32वां पुरस्कार। अब ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट, ये पुरस्कार हिंदी में प्रकाशित उनकी आलोचना कृति पचरंग को प्रदान किया गया। पचरंग चोला पहर सखी रेखे के बिड़ला फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों में या तो आपने हिंदी में किया हो या राजस्थान में किसी राजस्थानी लेखक द्वारा प्रकाशित राजस्थानी लेखक होना चाहिए, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहला जो पुरस्कार दिया था 1991 में डॉक्टर जयसिंह नीरज को, कविता धनी का आदमी। 31वां किसको दिया गया था, मधु कांकरिया को। इस बार किसको दिया गया, माधव हाड़ा को। कौन सी, पचरंग चोला पहर सखी रे, मधु कांकरिया का नाम यहाँ थे। अब खेल परिदृश्य में ज़्यादातर क्रिकेट का ही पूछते हैं, तो ईरानी कप किसने जीता, शेष भारत ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर 29वां कप जीता। अब राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में हुए थे। इसमें सर्विसेज ने लगातार चौथी बार इस पर अधिकार किया, तो इसमें 61 स्वर्ण जीते, 128 राजस्थान देखो 20वें स्थान पे था, 3 स्वर्ण 3 रजत 24 कांस्य। और डी गुकेश के बारे में पढ़ा था, 16 वर्षीय डोनारुमा गुकेश ने ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को हराया। अब ये कि सामान्य ज्ञान नियुक्ति देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा के भी अध्यक्ष रह चुके कार्यकारी थे। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। इनके पिता सबसे ज़्यादा टाइम तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। UU ललित का स्थान लेंगे, जिन्होंने 74 दिन का कार्यकाल पूरा किया। असहमति को लोकतंत्र के सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखने वाले असहमति कई संवैधानिक पीठ में बैठे हैं, जिसमें अयोध्या भूमि कांड IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक अधिकारों के अपराध की श्रेणी बाहर रखने, आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमाला, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, भारतीय नौसेना महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन देने, व्यभिचार के अपराध की श्रेणी में रखने वाले IPC की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करने जैसे फैसले शामिल हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पूर्व इन्होंने वकील के रूप में काम किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये रह चुके हैं। इनके पिता ये DY चक्रचूड़ है, जबकि इनके पिता YV चक्रचूड़ है। सबसे ज़्यादा समय तक रहे, 78 से 85 देश के 16वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे, ये 50वें। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम इसरो के आदित्य L मिशन के प्रधान वैज्ञानिक हैं। और भारती दास नई लेखा महानिदेशक नियुक्त की गई, और रोजर बिनी BCCI के नए अध्यक्ष हैं।
उसके साथ में अपराजिता सारंगी IPU अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की अध्यक्ष बनाई गई। ये सम्मेलन का हुआ रवांडा में किगाली का। 20 वर्षों में पहली बार होगा जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि होगा। अब ये देखो इराक में पूछ लिया जाएगा। पदगार राष्ट्रपति है ये अब्दुल लतीफ रशीद है। मोहम्मद शिया अल सुडाकी वहाँ प्रधानमंत्री है। जियोर्जियो मेलोनी है, वो इटली की पहली प्रधानमंत्री है। इनके पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री UK के कंजर्वेटिव पार्टी के। और ये महासचिव है गुतरेस, इनकी भारत यात्रा थी। इन्होंने भाषण दिया था इंडिया एट 75 पार्टनरशिप पर। इन्होंने मोडेरा जो संचालित भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव है महसाणा के करीब मोडेरा। फिर इस गांव में 11वीं सदी के सूर्य मंदिर भी है। मिशन लाइफ के इन्होंने करा। जलवायु परिवर्तन संबंधित ये इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष दूसरी बार उन्होंने अपना पदभार संभाला है, उनकी पहली यात्राएं। फिर मुलायम सिंह यादव है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल आ गया कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक है। उत्तर प्रदेश से 3 बार CM रह चुके हैं। ये देवगौड़ा सरकार में 1966 से 1988 में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, पंकज त्रिपाठी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतदाता जंक्शन नाम दिया गया है। इसके साथ साथ में ऑल इंडिया रेडियो पर भी एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, मतदाता जंक्शन। प्रत्येक शुक्रवार को 15 मिनट का प्रसारित किया जाएगा। फिर दिवस आगे कौन कौन से दिवस फेमस है। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। दूरी का ध्यान रखें, किसी को भी पीछे मत छोड़ो और पीछे मत रहो। विश्व शिक्षक दिवस, ये इम्पोर्टेंट है शिक्षक से संबंधित। 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। थीम क्या है, शिक्षा के परिवर्तन की शुरुआत शिक्षकों से होती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है कि आवर टाइम इज नाउ, राइट आवर राइट्स एंड आवर फ्यूचर। और विश्व छात्र दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी दिवस भी जिसको बोला जाता है 15 अक्टूबर को 2010 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाने का निर्णय किया। और उसके साथ में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर लागू किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। नाम जो उसको दिया गया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया। इसके उद्देश्य क्या है, शांति, मानवाधिकार, मानवीय सहायता, सतत विकास, लक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय कानून। इसकी स्थापना के समय 51 देश थे, अब 193 हो गए। अब 77 में UN संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम है एक वाटरशेड मोमेंट इंटरलॉकिंग। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दिवस 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर आया बुक्स है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये है कि अर्थशास्त्री डॉक्टर विमल जालान, ये मुख्य वो रह चुके हैं, RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, तो इनकी बुक्स पूछ ली जाती है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, द सॉन्ग ऑफ सेल, तो सिद्धार्थ मुखर्जी की। फिर एक है कि अम्बेडकर ऑफ लाइफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अम्बेडकर ऑफ लाइफ किसके, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। तो अभी लोग सोच नहीं सकते कि उनके द्वारा लिखी जा सकती है इस मामले में पुस्तक, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। शशि थरूर के द्वारा अम्बेडकर ऑफ लाइफ। संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु सम्मेलन हुआ 6 से 18 नवंबर शर्म अल शेख मिस्र में होगा। 5वीं बार अफ्रीका में आयोजित होगा। इसमें और जो 26वां हुआ था वो हुआ था UK में ग्लासगो में। यहाँ ऑपरेशन से संबंधित ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत फ्रांस की वायुसेना के संयुक्त अभ्यास गरुड़ है, ये ध्यान रखना है। जोधपुर में हुआ था 26 अक्टूबर को, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ में एक और चीज़ अभी आएगी, तो ये है गरुड़ अभ्यास। और 7वां टाइगर ट्रम्प अपन ने आगे पढ़ लिया था, भारत अमेरिका की सेना के बीच में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में इसका कह रहा था ऑपरेशन गरुड़। ये किसके, CBI के द्वारा जो नशीली दवाइयों की तस्करी रोकने के लिए, मौजूद ड्रग माफियाओं पर रोकने के लिए CBI ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल की मदद के साथ में। रेलवे पुलिस द्वारा अपन ने पीछे पढ़ लिया ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन मातृ शक्ति।
योजनाएं हैं तो युवा वाली मैंने आपको बताई थी, युवा लेखकों के लिए 2 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ की गई। 30 वर्ष से कम के लिए, इसकी फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स के लिए। युवा 2.1 की गई थी, मतलब 1.0 करी गई थी। प्रधानमंत्री मेंटरशिप स्कीम 29 मई 2021 को। अब ये इम्पोर्टेंट आ गया, दूध व पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। 33वां भारत का स्थापित होगा कौन सा हाथी रिजर्व? उत्तर प्रदेश का दूसरा है। 3वां केंद्रीय पर्यटन, तीसरा हाथी रिजर्व अभी है कौन सा? 2 अन्य छत्तीसगढ़ में लेमरू, ये ध्यान रखना। तमिलनाडु में अगस्त मलई, जिनको रिजर्व घोषित किया गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तमिलनाडु छत्तीसगढ़ का लेमरू, लेमरू 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 लेमरू, ये ध्यान रखना ना। अब इसके प्रश्न उत्तर एक कर लेते हैं। भारत मोजाम्बिक तंजानिया के त्रिपक्षीय अभ्यास पहला संस्करण है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर फ्रांस के गरुड़ 7 जोधपुर में हुआ। 57वें ऋषि सुनक है। तराई अभ्यारण्य 33वां है। हाथी अभ्यारण्य है। लॉस एंजलिस में RRR मूवी को पुरस्कार मिला है, सैटर्न। इसराइल ने समुद्री शासक लेबनान के साथ माइंड द गैप। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस है। मिनिकॉय, थुंटी, तट और कदम ब्लू फ्लैग मिला है लक्षद्वीप द्वीप समूह में। 1996 में मुलायम सिंह यादव रहे थे, रक्षा मंत्री रहे थे। भारत अफ्रीका वार्ता गांधीनगर में हुई। और नियुक्त प्राप्त अधिकारियों को रोजर बिन्नी पे अध्यक्ष PCCI के, उमेश मिश्रा पुलिस महानिदेशक राजस्थान है, सुजॉन लॉय थाउडेन है महानिदेशक CRPF के। पब्लिक अफेयर सेंटर में जारी पब्लिक अफेयर में शीर्ष में हरियाणा है। विश्व बैंक ने सिंधु जल सभ्यता में पंचायत मध्यस्थता न्यायालय का अध्यक्ष किसको बनाया? मर्फी, यानी कि मध्यस्थ बन के बर्फी खिलाई, याद रखने के लिए बताया था आपको, मियान मर्फी। 10 सितंबर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? दिलशान को। अडानी ग्रीन विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर जैसलमेर में लगेगा, इसमें 650 है, तो उसमें विंड और सोलर मिक्स है। रसायन क्षेत्र में घोषित जो ये बन रहे थे बर्टोजी, मेल्डन और शार्पलेस, और के शार्पलेस 2 नोबेल प्राइज से शार्प है तभी तो वो 2 नोबेल से सम्मानित हुए हैं, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। शार्प है तभी तो। बर्टोजी 8वीं महिला है। और हरिद्वार में बेस्ट गंगा टाउन का मिला है हरिद्वार को। ओके, ऑल द बेस्ट।